400 पार 400 पार 400 पार 400 पार, यही हो रहा है ना। वही 400 पार कांग्रेस भी कह रही है, वो भी उसी पे आ गई है, कांग्रेस भी उसी को काउंटर कर रही है। अरे आप अपना कुछ रखिए ना। वो कह रही नहीं जी 400 पार नहीं आएंगे, 150 आएंगे। आप इसको मंदिर के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है, वोटर जो है, वो संविधान की बात कर रहा है। संविधान तो खतरे में है ही नहीं। अगर संविधान है तभी हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, स्वतंत्र बात कर रहे हैं। आरएसएस का काडर इस समय बिल्कुल साइलेंट है। आरएसएस काडर बिल्कुल वो देख रहा है कि पहले चरण में क्या हुआ है, दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू कर रहा है। देखो इस बार हवा में जय श्री राम के नारे हैं और उसका फायदा भी इनको ग्राउंड पे नहीं है, नहीं हवा में भी है, फिजा में है, फिजा में है, ग्राउंड पे भी उनका फायदा मिलेगा। फायदा जानते हो क्यों मिलेगा? कि अभी इनको लगा कि परसेंटेज घट हुआ है, कम हुआ है। सेकंड जो राउंड आएगा, दूसरा चरण का जो मतदान होगा, उसमें इनकी पूरी ताकत होगी कि हम इसको कहीं ना कहीं बढ़ाएं। उनकी नाराजगी इनको झेलनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि एक जो तबका है, एक जो वो जय श्री राम ही है। चलिए, वो बिल्कुल साइलेंट। चलिए 18th लोकसभा का फर्स्ट फेज जो है मुकम्मल हो चुका है। दूसरा फेज अब से कुछ दिनों बाद फिर आपके सामने आएगा। 26 तारीख को सेकंड फेज में वोटिंग है। वायनाड जो केरल में है, राहुल कांग्रेस के कैंडिडेट है वहाँ से, और आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि राहुल खुद खतरे में है वायनाड से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस पर कुछ नहीं बोले कि क्यों टर्न आउट 102 सीट पे जो फर्स्ट फेज में हुआ है उसमें टर्न आउट 60%, 60% वोट उसमें पड़ा है। अगर मैं बात 2019 की करूं तो 2019 से करीब 9% कम है इस बार का टर्न आउट। क्या है इसकी वजह? उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफ़ी करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार महावीर मेरे साथ हैं। महावीर, स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार महावीर। यूपी में 8, वेस्टर्न यूपी में जी 8 जगह पोलिंग हुई है, और 8 की 8 जगह पर 2014 में जो परसेंटेज था, 2019 में जो था, और अब जो परसेंटेज है, इतना कम क्यों हुआ? कम होने का जो मेरा मतलब है कि आपको भी पता है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, इससे परसेंटेज कम होता है। एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है? डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल, जिसकी सरकार होगी उसी के खिलाफ होगी, जाहिर दोनों सरकारों के खिलाफ। जाहिर सी बात है। तो बिहार में भी इन्होंने गठबंधन किया, नीतीश को तोड़ के अपने खाते में लेके आए, और यूपी में ऑलरेडी बाबा जी ही हैं। तो परसेंटेज घटना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ठीक नहीं है। खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी कह लो, बिल्कुल। ओके। 2019 में 8 में से 4 सीट जीती थी, और 24 में जो इनका दावा है 400 पार 400 पार, लेकिन जो अभी परसेंटेज की आपने बात की है, डाउन हुआ है, और डाउन इसलिए हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी चलती है। तो मुझे लगता है कि वो जो 4 सीट पे स्थिर रहें वही बड़ी बात होगी। लेकिन इस बात अगर मैं, हालांकि जातीय बातचीत नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर मैं जातिगत राजनीति की बात करूं तो कितनी जातियां नाराज हैं? देखो, जातियां, हम जातिगत राजनीति बिल्कुल नहीं करते, ना उन पे कोई हम कमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो आपने जाति की राजनीति आपने बात की, तो आपने पहले देखा होगा कि एक मायावती एक वर्ग को लेके कर रही थी, अखिलेश या मुलायम जी एक वर्ग को लेके कर रहे थे, इनका एक अपना ही वर्ग था। लेकिन हाँ, इस बार यूपी में खासकर जो पूरे देश या दुनिया में जो उन्होंने श्री राम मंदिर का नारा दिया है ना, श्री राम मंदिर जो भाई राम को लाए हैं, जिनको लाएंगे, जो सारा चीज़ें हैं, तो उसका कहीं ना कहीं यूपी में कम है। लेकिन जहाँ इन्होंने ज़्यादा ताकत लगाई है, आप साउथ में जहाँ ये पहले कम थे, वहाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगे। वो मुझे लगता है वो ज़्यादा इस मामले में साउथ वाले ज़्यादा कट्टर हैं। तो यूपी से जो यूपी में नुकसान हो, मतलब यूपी में आपने सीधा फ्लाई कर लिया है साउथ की ओर। ओके। शायद महावीर आप बोल रहे हैं कि राजपूत कम्युनिटी जो है, राजपूत कम्युनिटी ने इस बार वोट ही नहीं किया।
नहीं, जो अभी गुजरात में क्या हुआ कि एक राजपूत जो कम्युनिटी है अगेंस्ट हो गई बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ, उनका वो एक निजी मामला था या निजी कह लो, फिर भाजपा ने उसको पूरा पैचअप किया कि कैसे इसको हम करें। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात की पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उस पर कितने साल से बीजेपी राज करती आ रही आपको ही पता है, और विपक्षियों को भी पता है कि वहाँ उनकी काट हम क्या लेके आए। दूसरा, जो हमने अभी जात से, आपने यूपी में जात की शुरू करी, यूपी में जब मायावती थी या समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम जातिवादी की जो वोट परसेंटेज हैं वो ज़्यादा थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया है, पूरा एक समेटने की कोशिश करी है। इनका सबसे बड़ा जो हथियार है श्री राम मंदिर मुद्दा। हाँ, पहले में जो परसेंटेज याद होगा आपको, थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, बैक फ्लैश है ये। एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। याद होगा आपको, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। बिल्कुल लगा था। तो इस बार तो दोनों अलग अलग हैं। देखो, इस बार हवा में जय श्री राम के नारे हैं और उसका फायदा भी इनको ग्राउंड पे नहीं है। नहीं, हवा में भी है, फिजा में है, फिजा में है, ग्राउंड पे भी उनका फायदा मिलेगा। फायदा जानते हो क्यों मिलेगा? कि अभी इनको लगा कि परसेंटेज घट हुआ है, कम हुआ है। सेकंड जो राउंड आएगा, दूसरा चरण का जो मतदान होगा, उसमें इनकी पूरी ताकत होगी कि हम इसको कहीं ना कहीं बढ़ाएं, इसको करें। लेकिन जनता तो त्रस्त महंगाई और बेलगाम बेरोजगारी से है। बेरोजगारी और महंगाई ये चलती ही रहेगी, चलने। अभी अब बेरोजगारी और महंगाई कहाँ से बढ़ती है, इसका कौन तय करता है? आपको भी पता है, इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ने दो दिन हुए हैं। 2 दिन हुए हैं, इससे पहले भी बहुत था। 7 अक्टूबर को हमास के साथ शुरू हुआ है। तो अब ये और महंगाई और बढ़ेगी, घटेगी। यूक्रेन का बात आप भूल जाएंगे, मैं याद दिला देता हूँ, रशिया का भी बीच में हुआ था। तो सारा खेल जो है तेल का, तेल का खेल के लिए लड़ाई हो रही है। लेकिन क्रूड ऑयल तो कम हो रहा है। बिल्कुल कम हो रहा है। कंपनियां उसका फ़ायदा उठा रही हैं, कंपनियां रेट नहीं कम कर रही हैं। वो महंगाई से जनता को कोई वो नहीं। रेगुलेटरी पहले पेट्रोलियम पे थी, लेकिन ये सत्ता तो डीजल पे भी ले आई इसको। बिल्कुल ले आई। इसी का इनको जो है, जो महंगाई और बेरोजगारी है, खासकर यूथ है, उनकी नाराज़गी इनको झेलनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि एक जो तबका है, एक जो है, वो जय श्री राम ही है। चलिए, वो बिल्कुल साइलेंट। चलिए, मैं हाल ही में यूपी से लौटा हूँ। मैंने बिजनौर का विजिट किया, मैंने नगीना का विजिट किया, मैंने धामपुर का विजिट किया, मैंने मुजफ्फरनगर का विजिट किया, मैंने सहारनपुर का विजिट किया, मैंने मेरठ का विजिट किया जी। आज की तारीख में यूपी का वोटर जो है वो संविधान बचाने के लिए आगे आ रहा है। ये एक लड़ाई जो है 2024 की जो लड़ाई है, आप इसको मंदिर के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है, वोटर जो है, वो संविधान की बात कर रहा है। संविधान तो खतरे में है ही नहीं। अगर संविधान है तभी हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, स्वतंत्र बात कर रहे हैं। संविधान को कोई खतरा नहीं। ये चलो एक नैरेटिव सेट करना हो, वो श्री राम का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये संविधान बचाओ का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जहाँ आप विजिट करके आए, जहाँ आप घूम के आए, वो यूपी का एक हिस्सा है। वो है पश्चिमी यूपी, उसको हम बोलते हैं। वहाँ चौधरियों का दबदबा होता था, आज भी है चौधरी का, और ख़ासकर एक वर्ग का, समुदाय का इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो इसमें अगर बीजेपी मार करती है, बीजेपी को सीट मिलती है, तो समझो उनके लिए प्लस पॉइंट है। ओके। क्योंकि एक ऐसा एरिया है जो उनके बड़े खिलाफ है। जी। लेकिन 2014 में तो वहाँ पे सब कुछ था, क्योंकि वो 2014 में रिपीट करना चाहते थे मोदी को, कह रहे थे यार काम कर रहे हैं, काम करेंगे। लेकिन 2014 और 2019 के इलेक्शन में बहुत अंतर है। कहते कि हमने चलो इतने मौका दिया, चौधरी जो का ग्रुप अलग है, गुट अलग है, हाँ, उसको तोड़ने की। किसान आपके जहन में है कहीं या नहीं? किसान फैक्टर पश्चिमी यूपी के थोड़े से हिस्से में प्रभावित करेगा, लेकिन इतना, क्योंकि जिनको आप जो अभी हमारे बैठे हुए थे, तो पहले भी जो किसानों ने किया वो कुछ और था, दूसरे राउंड में कुछ और हुआ, अब कुछ और है। ये तो प्रायोजित है, जो दूसरा राउंड जो चल रहा है शंभू और खिनौरी पे चल रहा है। प्रायोजित तो पहले भी था,
शुरू शुरू में सही हुआ, लेकिन बाद में वो पॉलिटिकल, जहाँ पॉलिटिकल एंट्री हुई, प्रायोजित होने होना, फंडिंग कौन करता है आपको ही पता होगा, बगैर पैसे के नहीं होगा। हाँ, किसानों का हक मिलना चाहिए, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे राहुल गांधी हैं, कोई भी हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं जी। हम अनाज खाते हैं, उनके दम पे खाते हैं। हमारे पिताजी भी किसान थे। किसानों का हक उनका मिलना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को लेके लंबी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लंबी लड़ाई लड़ोगे तो डाइल्यूट होता है, पॉलिटिकल एंट्री करते हैं, फिर वो जो आपका हक है वो भी धीरे धीरे पॉलिटिकली हो जाता है, फिर सारा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, तो कहीं ना कहीं वो दब गया। आज नेताओं की जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी है, उसके जो नेता है, बड़े नेता जो हैं, लाइक माफ़ करिए, लाइक प्राइम मिनिस्टर, लाइक होम मिनिस्टर, लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, इनकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे देखते हैं? चुनाव में तो बॉडी लैंग्वेज जनता के लिए ठीक है, लेकिन जो उनका अभी आपने शुरू किया था वायनाड से कि राहुल गांधी पर संकट आ गया है। अब वायनाड, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने जो शुरुआत करी थी, मैं उसी चेता कि मोदी ने कहा था, अभी मोदी का हाल ही में बयान आया है अभी जस्ट, कि वायनाड में राहुल गांधी की सीट संकट में है। उनका कहने का मतलब यही था प्रत्यक्ष रूप से कि वो हार रहे हैं यहाँ से, तो वो इस इलेक्शन के बाद, इस मतदान के बाद वो किसी सुरक्षित सीट को फिर देखेंगे, क्योंकि सेकंड फेज निकलने के बाद फिर वो एक नई नामांकन करेंगे। फिर जी। क्या इससे वोटर जो है उस पे इम्पैक्ट हो रहा है इन बातों से? देखो, इसको बोलते हैं नैरेटिव। आपको ही पता है नैरेटिव सेट कैसे करते हैं। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, यही हो रहा है ना। वही 400 पार कांग्रेस भी कह रही है, वो भी उसी पे आ गई है, कांग्रेस भी उसी को काउंटर कर रही है। अरे आप अपना कुछ रखिए ना। वो कह रहे नहीं जी 400 पार नहीं आएंगे, 150 आएंगे, 400 पार नहीं आएंगे, 150 आएंगे। CDCS का सर्वे एक सामने आया है, उस सर्वे को मैंने ना देखा है, ना मैंने पढ़ा है, ना जाना है। सर्वे अभी उस सर्वे के बाद तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है एकदम बदल गई, चिंतित है, आवाज नहीं निकल रही। वो जो कहते थे कि हमने ये किया है, आज वो बातें कहाँ? हमें तो जैसे हम जो जिन लोगों को सुनते हैं, रोज सुनते हैं, सभी नेताओं को सुनते हैं, मुझे नहीं लगता। इस चुनाव में नैरेटिव क्या है? नैरेटिव वही है, जय श्री राम वर्सेस जय श्री राम बनाम आपने अभी कहा है संविधान बचाओ, दूसरे लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तीसरा एक धड़ा कह रहा है कि केजरीवाल को जेल में ही मारने की साजिश रची जा रही है, उनको लेकिन केजरीवाल नाउ द पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक, तो अब तो वो सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। नहीं। तो उसमें सिंपैथी जो है कई जगह, देखो ये पॉलिटिक्स, सिंपैथी कौन लेके जाएगा इस नैरेटिव की? वैसे इसको नैरेटिव नहीं मैं मानता। नैरेटिव कोशिश की जा रही है ना, आप पत्रकार के नज़रिए से देख रहे हैं, आप पब्लिक के नज़रिए से कोशिश की जा रही है सिंपैथी की, और उसको मर जाएगा, इंसुलिन नहीं होगी, केजरीवाल मर जाएंगे, इंसुलिन नहीं मिली। ठीक है, कोई पेशेंट है, उसको टाइम से मेडिसिन मिलनी चाहिए। लेकिन आपको एक उनके ऑफिशियल पेज पे तस्वीर नजर आएगी कि किस तरह एक वो धार्मिक कार्यक्रम में पूरी आलू का सेवन कर रहे हैं और मीठा भी खा रहे हैं। भाई जिनको तो आज के इस दौर में, सूचना तकनीक के दौर में, नैरेटिव बनना आसान है क्या? आसान भी है और बहुत मुश्किल है। ये आपको जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, कोई भी पार्टी हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उनका आजकल आपको पता है सब इलेक्शन ग्राउंड से ज़्यादा जो है वार रूम से लड़ा जा रहा है, ट्विटर पे लड़ा जा रहा है, फेसबुक पे लड़ा जा रहा है, इंस्टाग्राम पे लड़ा जा रहा है। आधे से ज़्यादा दुनिया वहाँ बैठी हुई है, वो चीज़ देखती है। वहाँ से कोशिश की जा रही है कि हम इसको ट्रोल करें, नैरेटिव सेट करें, जिसे 400 क्या है, 400 क्या है? यूपी में आपके वर्कर्स ने, आपके नेताओं ने ही हम लोगों से कहा कि ये आंकड़ा गलत है। तो विपक्ष तो कहेगा ये आंकड़ा गलत है। विपक्ष नहीं, आपका बीजेपी का वोटर, आरएसएस का काडर आज समय बिल्कुल साइलेंट है। आरएसएस काडर बिल्कुल वो देख रहा है कि पहले चरण में क्या हुआ है, दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू कर रहा है। वो हम अगर देखो, हमने वहाँ अगर गए हैं, पत्रकार के नज़रिए से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नुकसान होगा यूपी और बिहार में, भले ही परसेंटेज कम हुआ। चलिए, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि कितना फैक्टर है, कितना फैक्टर नहीं है। महावीर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। ये महावीर जायसवाल थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यूपी से वाबस्ता हैं और यूपी की सियासत की रग रग को पहचानते हैं। महावीर का कहना है कि फ़िलहाल कोई नैरेटिव नहीं है,
हालांकि वो जोर दे रहे थे कुछ धार्मिक नारों के ऊपर कि उसका असर कुछ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है इसका पता 4 जून को चल जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही।